खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ये सुभाष अरोड़ा हैं, बिहार की राजधानी पटना में सिटी इलाके के चौक के निकट हीरानंद शाह गली के निवासी। पटना सिटी के मचरहट्टा स्थित घग्गा गली में इनका अपना थोक व्यवसाय है। आज सामान्य सी दिख रही सुभाष की जिंदगी कुछ महीने पहले तक परेशानियों से घिरी थी। परिवार का हर सदस्य न केवल डर के साए में जी रहा था, बल्कि खुद सुभाष को हर पल उनकी जिंदगी उनसे दूर जाती दिखाई दे रही थी। दरअसल अप्रैल 2014 को पांव में आए सूजन की शिकायत के बाद हुई जांच रिपोर्ट में सुभाष को पता लगा कि वो किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। बगैर समय गंवाए सुभाष अरोड़ा ने डॉक्टरों की सलाह और उनके बताए उपचार पर अमल किया और परहेज के साथ साथ नियमित रूप से दवाओं का सेवन करते रहे। लंबे और महंगे इलाज के बीच नियमित रूप से आ रही जांच रिपोर्ट सुभाष और उनके परिवार को परेशान कर रही थी। ऐसे में अब सुभाष और उनके परिवार को एक नए विकल्प के साथ किसी चमत्कार की भी उम्मीद थी। कुछ ऐसी ही सच्चाई पटना के दरियापुर इलाके में रहने वाली मुनमुन कुमारी की है। साल 2009 में 40 वर्षीय मुनमुन एक रोज अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। होश आया तो पता लगा कि वो पिछले 3 दिनों से बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी है। मुनमुन के शरीर का बायां हिस्सा विशेषकर हाथ और पैर सुन्न हो चुके थे। इसके अलावा हाथों में ऐंठन और हो रहे असहनीय दर्द के साथ जीने को वो मजबूर थी। बगैर समय गंवाए परिजनों ने न्यूरो के विशेषज्ञ चिकित्सकों से मुलाकात की और एमआरआई की मिली रिपोर्ट के बाद उनके बताए उपचार पर अमल किया। डॉक्टर द्वारा करवाए गए एमआरआई रिपोर्ट से पता लगा कि मुनमुन को ब्रेन ट्यूमर है और दवा के अलावा इन्हें सर्जरी की भी जरूरत है। निरंतर चल रही महंगी दवाओं के बीच सर्जरी की सलाह अब मुनमुन और उनके परिजनों को कांटों की तरह तो चुभ ही रही थी, साथ ही साथ पूरा परिवार भी किसी अनहोनी की आशंका से डरा सहमा था।
ऐसे में एक दिन किसी अपने की सलाह ने मुनमुन की परेशान जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाया। हम सभी जानते हैं कि किडनी मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। वो किडनी ही है जो हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहे खून को साफ कर मूत्र का निर्माण करती है और फिर मूत्र त्याग के क्रम में शरीर के सभी विकार बाहर आ जाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। मानव शरीर से मूत्र निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र नलिका यानी यूरेथ्रा द्वारा संपन्न होता है। स्त्री और पुरुषों के शरीर में सामान्यतः 2 किडनी होती है। काजू के आकार की तरह दिखने वाली ये किडनियां यानी गुर्दा हमारे पेट के अंदर पीछे की ओर रीढ़ के दोनों तरफ स्थित है। वयस्क व्यक्ति की किडनी अनुमानतः 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और करीब 4 सेंटीमीटर मोटी होने के साथ साथ इसका वजन 150 से 170 ग्राम के आसपास तक होता है। पिछले कुछ सालों में किडनी यानी गुर्दा रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। डायबिटीज और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण किडनी फेलियर के मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि किडनी फेलियर के मामलों में 10% कारण जहां किडनी में स्टोन का होना है, वहीं 20% मामले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़े हैं। इसके अलावा 10% मामलों में अल्कोहल यानी शराब का सेवन भी जिम्मेवार है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि डायलिसिस आखिर है क्या। दरअसल जब संबंधित मरीज की दोनों किडनी काम न कर रही हो, उस स्थिति में किडनी का काम कृत्रिम विधि से करने की पद्धति को हम डायलिसिस कहते हैं। गुर्दा रोगियों को दवा एवं उपचार के बावजूद उल्टी, जी मिचलाना, उबकाई आना, सांस में तकलीफ, चेहरे और पांव में सूजन के अलावा कमजोरी महसूस होने लगती है। मरीजों में ऐसे लक्षण डायलिसिस की ओर इशारा करते हैं। सामान्य तौर पर मरीज के खून की जांच में अगर सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा 8 से 10 मिलीग्राम प्रतिशत से अधिक हो जाए और यूरिया भी सामान्य से अधिक हो, ऐसी स्थिति में नेफ्राइटिस यानी किडनी में सूजन और CMD लॉस यानी किडनी के सिकुड़ने के संकेत मिलने लगते हैं, तब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन मरीज को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि डायलिसिस किडनी के कार्य का केवल कृत्रिम विकल्प है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आम तौर पर ऐसे मरीजों को माह में 1 बार से लेकर सप्ताह में 3 बार तक डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, जो काफी महंगी तो है ही, साथ ही साथ पीड़ादायक होने के अलावा गरीबों की पहुंच से बाहर भी। इस दौरान अगर मरीज में किडनी का प्रत्यारोपण हो भी जाता है तो भी मरीज महंगी दवाओं से मुक्त नहीं हो पाता। साथ ही उसे यह भी पता होता है कि बेहद महंगा यह इलाज न केवल गरीबों की पहुंच से बाहर है, बल्कि यह समाधान भी सीमित समय के लिए है। ऐसे में अब गुर्दा रोग से पीड़ित मरीजों की नजरें स्थायी समाधान और बेहतर चिकित्सा की तलाश में है। हमारे देश में ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित लाखों मरीजों के बीच मुनमुन कुमारी जैसे लोग तो महज एक उदाहरण है। लेकिन आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि इस बीमारी के कारणों से अभी भी चिकित्सा जगत अनजान है। तमाम खोजों और अध्ययनों के बाद भी यह बात काफी हैरान करने वाली है कि देश और विदेशों तक के डॉक्टर्स इस बीमारी के कारणों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल करने में असफल रहे हैं। लेकिन इस रोग के लक्षणों और उपचार से चिकित्सा जगत अनजान नहीं। ब्रेन ट्यूमर के मरीजों में सामान्यतः जो लक्षण पाए जाते हैं उनमें मिर्गी के दौरे के समान दौरा पड़ना, सिर में असहनीय दर्द का होना, हाथ और पैरों में ऐंठन की शिकायत, ज्यादा कमजोरी का एहसास, सुबह के वक्त अक्सर सिर में दर्द रहना, आंखों की रोशनी अचानक से कम होने के अलावा कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत आदि प्रमुख है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ यह जानना जरूरी है कि मानव मस्तिष्क में मुख्यतः 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं। इनमें पहला बिनाइन ट्यूमर जो धीरे धीरे बढ़ता है और दूसरा मैलिगेंट ट्यूमर जो कैंसर युक्त होता है। बिनाइन ट्यूमर तो दवाओं से नियंत्रित हो जाता है,
लेकिन जो मरीज दवाओं से ठीक नहीं हो पाते हैं उन्हें ओपन सर्जरी और गामा नाइफ सर्जरी से ठीक करने का प्रयास चिकित्सक करते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के मामले ज्यादा सामने आने की मुख्य वजह है पूर्व की तुलना में परीक्षण का आसान होना, यानी कैट स्कैन और MRI समय पर करवाने के कारण भी अब रोग सामने आने लगे हैं। दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर सवारी से भरे इस ऑटो में चालक के साथ अगली सीट पर बैठे ये हैं डॉक्टर PK ज्ञान। होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर ज्ञान की न केवल अपनी एक अलग पहचान है, बल्कि लोग इन्हें न्यूरो और किडनी से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ के रूप में भी जानते हैं। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित बड़ी यूसुफपुर के मूल निवासी डॉक्टर ज्ञान प्रतिदिन पटना से हाजीपुर और वापस पटना तक का सफर तय कर गरीब मरीजों के इलाज में लगे हैं। जानकार बताते हैं कि विगत एक दशक के दौरान डॉक्टर ज्ञान ने किडनी और न्यूरो से संबंधित रोगों के इलाज में जो सफलता हासिल की है, उससे होम्योपैथी चिकित्सा पर मरीजों का भरोसा न केवल तेजी से बढ़ा है, बल्कि डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और ब्रेन ट्यूमर जैसे महंगे इलाजों से भी मरीजों को राहत मिली है। डॉक्टर PK ज्ञान पटना के लोहानीपुर और हाजीपुर के पासवान चौक स्थित अपनी निजी क्लिनिक पर तो अपने मरीजों के लिए उपलब्ध हैं ही, साथ ही साथ हाजीपुर के आसपास के कुछ ग्रामीण इलाकों में इनके द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी कई वर्षों से संचालित है, जहां आए सभी गरीब मरीजों को मुफ्त दवा भी प्रदान की जाती है। डॉक्टर ज्ञान होम्योपैथी चिकित्सा के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के आदर्शों और विचारों से काफी प्रभावित हैं। हैनीमैन द्वारा लिखित पुस्तक ऑर्गेनन में उन्होंने लिखा है कि चिकित्सा का कार्य व्यवसाय नहीं बल्कि परोपकार को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 27 दिसंबर 1969 को हाजीपुर में यूसुफपुर गांव के किसान परिवार में जन्मे ज्ञान का सपना विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर बनने का था और उनका यही सपना इन्हें होम्योपैथी चिकित्सा की ओर खींच लाया। ज्ञान आरंभ के दिनों से ही काफी मेधावी छात्र रहे। यही वजह थी कि इनके पिता स्वर्गीय दिनेश चौधरी और मां पवित्री देवी ने अपने इस होनहार का सपना पूरा करने का संकल्प लिया और अपने इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाया। प्राथमिक और मध्य की पढ़ाई राजकीय मध्य विद्यालय बड़ी यूसुफपुर और फिर राजकिशोर उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ज्ञान ने हाजीपुर स्थित राम बालक राय कॉलेज का रुख किया और यहीं से इंटर की पढ़ाई पूरी की। साल 1988 में इसी कॉलेज से PK ज्ञान ने ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के क्रम में अपने सपने को साकार करने के इरादे से ज्ञान ने मरई रोड स्थित प्रख्यात होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की क्लिनिक में काम शुरू किया। यह वो दौर था जब ज्ञान अपनी पुरानी साइकिल से न केवल क्लिनिक की दवाएं खरीद कर लाते, बल्कि ज्ञान के ज्ञान से प्रभावित डॉक्टर रंजीत इनसे मर्ज और दवाओं पर भी विमर्श करने लगे। मन ही मन डॉक्टर रंजीत को अपना गुरु मान चुके ज्ञान फुर्सत के क्षणों में अक्सर डॉक्टर NC घोष द्वारा लिखी पुस्तक मेटेरिया मेडिका का न केवल अध्ययन करते, बल्कि रोग और उनके उपचार की गहराइयों में उतरने का प्रयास भी करते। 1985 में डॉक्टर PK ज्ञान से हमारा परिचय हुआ था। हमारे क्लिनिक खुलने के 6 महीना के बाद से मेरे यहाँ आना जाना भी उनका शुरू हुआ। उसके बाद मेरे साथ भी अच्छे ढंग से रहना और सुव्यवस्थित और से सीखना और सब ढंग से उनका बहुत अच्छा रहा। यहाँ तक कि जब भी दवा की भी कमी क्लिनिक में आता था तो साइकिल लेके अपना साइकिल से भी चले जाते थे और जल्दी से जल्दी दवाई लाके पेशेंट को देते थे। डॉक्टर PK ज्ञान जी जिस ढंग से अपने पैथ में होम्योपैथ का विकास के लिए जो भी इतना कम दिन में जितना ही मैंने आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और आगे मेहनत करके बढ़ भी रहे हैं, इससे लगता है कि कुछ दिन में ही बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाएंगे और डॉक्टर हैं भी और ये आगे और बढ़ेंगे। उन दिनों डिप्लोमा इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी DHMS की डिग्री आसानी से मिल जाया करती थी, लेकिन जब तक ज्ञान
दाखिले के लिए कदम आगे बढ़ाते, तब तक राज्य सरकार द्वारा इस डिग्री को ही समाप्त कर दिया गया। इस दौर में एक ऐसा भी वक्त आया जब ज्ञान ने बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BHMS की पढ़ाई के साथ आगे बढ़ने की ठानी, लेकिन भाग्य ने एक बार फिर इनका साथ नहीं दिया और राज्य सरकार द्वारा साल 1993 के आसपास होम्योपैथिक कॉलेजों में परीक्षा पर ही रोक लगा दी गई। बदलते समय के साथ साल 1996 के दिसंबर माह में पीके ज्ञान की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनका विवाह दरभंगा निवासी दिनेश कुमार और शीला देवी की पुत्री अर्चना कुमारी के साथ संपन्न हुआ और यह आदर्श विवाह समाज के लिए उदाहरण बना। अर्चना पढ़ी लिखी होने के साथ साथ अच्छी समझ और सूझबूझ वाली महिला रही और उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने पति का साथ निभाया। 20 अक्टूबर 1997 को ज्ञान और इनकी पत्नी अर्चना ज्ञान के दरवाजे पर खुशियों ने दस्तक दी और नन्हे बालक का जन्म हुआ। दादा दादी और माँ बाप ने बच्चे का नाम रखा ज्ञानेश। इधर साल 2001 में बिहार सरकार के आदेश पर होम्योपैथिक कॉलेजों में पुनः नामांकन की शुरुआत हुई और ज्ञान को मुंगेर स्थित टेम्पल ऑफ हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और यहीं से इन्होंने BHMS की डिग्री हासिल की। साल 2008 में बिहार होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा डॉक्टर पीके ज्ञान को रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया और इन्होंने अपने निजी प्रैक्टिस की शुरुआत की। खुशियों ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी और इसी साल अप्रैल माह में डॉक्टर पीके और अर्चना ज्ञान के घर लक्ष्मी के रूप में बेटी का आगमन हुआ और नाम पड़ा पल्लवी। डॉक्टर ज्ञान लंबे वक्त से होम्योपैथिक एजुकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के न केवल अध्यक्ष हैं बल्कि द टेम्पल ऑफ हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेक्चरर होने के साथ साथ पंजाब स्थित एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन होम्योपैथी के सदस्य भी हैं। समय समय पर देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित कई प्रमुख सेमिनार्स में डॉक्टर ज्ञान नजर आए और अपने वक्तव्यों के जरिए वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं नहीं समझता था कि होम्योपैथ साइंस में, होम्योपैथ की चिकित्सा में ज्ञान कितना आगे बढ़ेगा। आज विज्ञान में ऐसे बहुत सी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन होम्योपैथ की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें सर्जरी कम होती है, दवा से ही लोगों को ठीक किया जाता है और दवा का जो सिलेक्शन पीके ज्ञान द्वारा होता है वो सचमुच में बड़ा ही मार्वेलस होता है, आश्चर्यजनक होता है। डॉक्टर पीके ज्ञान ने बताया कि हम किडनी की जो चिकित्सा है उसको भली भांति करते हैं और उस बीमारी के लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ से एलोपैथ से लौट कर मेरे यहाँ आते हैं और मैं उसकी चिकित्सा करता हूँ। और जीवन में अगर कोई विद्यार्थी आगे बढ़ जाता है तो गुरु को इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं मिलता है। सब कोई के बढ़िया से इलाज कर हतन तब बहुत से पैसा गरीब दुखिया गेलक, उनका से पैसा बउआ हमार न लेलक। अब एगो अखनी पिताजी रहती थीन तो कितना आनंद में रहती थीन कि हमार बेटा बड़े डॉक्टर हो गए। अब डॉक्टर पीके ज्ञान की चंद उपलब्धियों पर एक नजर। साल 1995 के अगस्त माह में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बिहार शाखा द्वारा हाजीपुर में आयोजित एक दिवसीय साइंटिफिक सेमिनार एवं हैनीमैन जयंती समारोह में इन्होंने शिरकत की। साल 2005 के अगस्त माह में लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर सहगल्स स्कूल ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में इन्होंने शिरकत की और अपने विचारों को वहां मौजूद लोगों के सामने रखा। साल 2008 के अक्टूबर माह में होम्योपैथिक मेडिकल एंड प्रैक्टिशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में होम्योपैथी चिकित्सा पर डॉक्टर ज्ञान के वक्तव्य छाए रहे और इस सेमिनार में डॉक्टर ज्ञान आकर्षण का केंद्र रहे। साल 2010 के जुलाई महीने में झारखंड के हजारीबाग में आयोजित डॉक्टर सहगल्स मेथड ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में अपने जोरदार भाषण से पूरे देश से आए चिकित्सकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अपनी एक अलग पहचान दर्ज कराई।
डॉक्टर पीके ज्ञान की चिकित्सीय जिंदगी में किडनी रोग से पीड़ित सुभाष अरोड़ा और ब्रेन ट्यूमर की मरीज मुनमुन कुमारी कोई अकेली उदाहरण नहीं है, बल्कि इस कड़ी में कई और भी नाम हैं जिन्हें ज्ञान के हाथों जीवन दान मिला है। जब से मुझे पता चला कि मुझे किडनी की बीमारी हुई थी, न मुझे दिन को चैन रहता था, रात को नींद आती थी। मैं काफ़ी व्याकुल हो चुका था। मेरा कोई लड़का नहीं था, मेरी 2 बेटी थी, वो मेरे बेटा समान थी। इस बीच मैंने काफ़ी हड़बड़ा करके हमारा भी सपना था कि मेरा एक मकान हो, तो इस बीच में मैंने हड़बड़ा करके जब से ये मेरे किडनी प्रॉब्लम हुआ, मैंने एक अपना मकान बनाया। हर आदमी का एक सपना होता है मेरा मकान हो। इस बीच मैं इलाज भी कराता रहा, मकान भी बनाता रहा। मैं अंदर से काफ़ी डर चुका था कि मेरे बाद मेरे परिवार के फ्यूचर क्या हो गया। इस बीच मैंने जब मेरे डॉक्टर पर से मेरा काफ़ी विश्वास खत्म हो चुका था, खास करके होम्योपैथ से, कि होम्योपैथ दवा से कुछ नहीं होता है, इंग्लिश दवाई से ही कुछ होता है। लेकिन जब से मैंने होम्योपैथ का पीके ज्ञान साहब का दवाई चालू किया, मुझे जैसे जैसे धीरे धीरे राहत मिलती गई, मुझे काफ़ी आराम महसूस होता गया। मुझे लगा कि नहीं, होम्योपैथ दवाई जो चिकित्सा है ये काफ़ी कारगर है इंग्लिश दवाई के बनस्पत। तो मैंने उनकी दवाई रेगुलर यूज़ करते गया। रेगुलर करते करते मेरे पैर की सूजन भी काफ़ी ठीक होती गई, मेरे के अंदर भी फुर्ती आई, मेरे अंदर भी एक जीने का अंदाज बदल गया। मुझे लगा कि मैं अब जीना चाहता हूँ। मैं काफ़ी पहले जो दवाई खाता था और अब जो पीके ज्ञान साहब की दवाई खा रहा हूँ, काफ़ी मेरे शरीर में मेरे अंतर आ गया। मेरे रहने का बोलचाल भाषा बदल गई। इसलिए मैं पीके ज्ञान साहब का काफ़ी एहसानमंद हूँ, जो उन्होंने मेरे रोग को पकड़ के सही समय पे और सही दवाई दे के मुझे ट्रीटमेंट किया। मेरे साथ मैंने अजीब कमजोरी सा फील हुआ। इतनी असहनीय पीड़ा भी हो रही थी मेरे हाथों में, बाएं हाथ में। मेरे पैर जो है सो अंदर में उसमें भी झुंझुनाहट थी। मैं अपने बिस्तर पर से अपने शरीर को भी हिला नहीं पा रही थी। मुझे लगता है पैरालिसिस मार दिया, क्या हो गया, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद लोग मुझे डॉक्टर के पास जो है सो दिखाने ले गए। डॉक्टर से जब दिखाए तो डॉक्टर बोला कि इन्हें जो है सो लगता है कि मिर्गी हो गया है। इनके बहन के हस्बैंड थे, वो बताए डॉक्टर पीके ज्ञान के पास जो है सो एक डॉक्टर हैं, उनके पास ले चलिए, शायद वहाँ वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब जो है सो महेश्वर जी, वो मेरे तो भगवान है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकते। किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित 49 वर्षीय पवन कुमार लाल दास बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर रौतपार गांव के मूल निवासी हैं और पटना के एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। जुलाई 2015 में तेज बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद इन्हें पटना के LNJP ऑर्थोपेडिक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के बाद भी उल्टी जारी रही और बुखार चढ़ता उतरता रहा। हालत में कोई सुधार न होता देख पवन ने अगस्त 2015 में IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का रुख किया, जहां जांच के बाद क्रिएटिनिन की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा मिली। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा पवन को डायलिसिस की सलाह भी दी गई, लेकिन पवन के लिए यह रास्ता पैसों की कमी के कारण आसान न था। इस बीच पवन कुमार लाल दास को डॉक्टर पीके ज्ञान के बारे में किसी ने बताया और बगैर देर किए पवन ने अगस्त महीने में ही डॉक्टर ज्ञान से मुलाकात की और इलाज शुरू हुआ। पिछली सभी दवाओं को पूरी तरह छोड़ चुके पवन ने निरंतर डॉक्टर ज्ञान द्वारा दी जा रही दवाओं का सेवन शुरू किया और नियमित रूप से जांच भी करवाते रहे। लगातार चल रही दवाओं के साथ नियमित रूप से आ रही जांच रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी, यानी अब पवन पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जुलाई 2015 में एक पानी में भीग गए थे स्कूल से आते वक्त, तो बुखार लग गई थी। बुखार लगने के बाद लोकल दवा से ठीक नहीं हुआ, तो सरकारी हॉस्पिटल शास्त्री नगर में है, वहाँ पर गए, दिखाए। वहाँ पर भी दवा मिला, तो दवा से बुखार उतर जाता था, लेकिन ठीक नहीं होता था, बुखार फिर चढ़ जाता था। उल्टी भी लगातार हो रहा था। तो वहाँ जब 1 सप्ताह दिखाने के बाद ठीक नहीं हुआ, तो फिर IGMS में दिखाए। उन्होंने बहुत सारा टेस्ट लिखा, क्रिएटिनिन का भी टेस्ट लिखा। क्रिएटिनिन मेरा बढ़ा हुआ था 7.2। तो उन्होंने कहा कि डायलिसिस कराना होगा, और इसके लिए उन्होंने आई डिपार्टमेंट में और डायबिटीज़ के चेकअप के लिए भेज दिए।
फिर वहाँ से वो चेकअप करा करके जब आए तो वो सब ओके किए कि हाँ ठीक है करा सकते हैं। तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ओम कुमार वहाँ के IGMS के, उनसे मिले। उन्होंने हम लोगों को बताया कि मतलब 15 दिन के अंदर इनका किडनी का ट्रांसप्लांट कराना होगा, किडनी का व्यवस्था आप कीजिए। मेरा दयनीय स्थिति बहुत ही खराब था, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों ही बहुत खराब था। हौसला सारा खत्म हो चुका था, घर में हाहाकार जैसा मच गया। फिर एक मेरे संबंधी बोले कि आप ऐसा कीजिए कि पीके ज्ञान राजेंद्र नगर में है, उनसे आप दिखाइए। तो वहाँ गए दिखाने के लिए। तो पहली बार दवा जो दिए उससे मेरा घटा नहीं, 10 दिन के बाद फिर टेस्ट किए तो उन्होंने कहा कि ये जो बढ़ते हुए क्रम का था उसमें डाउनवर्ड हुआ है, अब घटेगा। फिर विश्वास करके दवा लिए और उसके बाद से लगातार मेरा क्रिएटिनिन घटते गया। पहली बार मतलब 4 पॉइंट कुछ पर आ गया, फिर दूसरी बार 15 दिन के बाद कराया तो 3 के लगभग था और लगातार घटते घटते अब 1.7 के लगभग अभी है। अभी उन्हीं के इलाज में है और जहाँ एलोपैथिक निराश कर दिया था वहीं होम्योपैथ में जीवन का एक सहारा मिला। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर का असीम कृपा था जो जीवन दान देने के लिए सहारा मिला। किडनी के क्षेत्र में पीके ज्ञान का खासकर मैं अपने इलाज के माध्यम से तो ये कहना ही चाहूँगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा पकड़ है और किडनी के बहुत बेहतर इलाज मेरे साथ हुआ है। जहाँ हम उठ बैठ नहीं सकते थे, 10 कदम चल नहीं सकते थे, आज अपने दैनिक क्रियाकलाप थोड़ी सी चल मतलब नॉर्मल वे में पहुंच गए हैं करीब करीब। किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित बिहार के औरंगाबाद के चौरी गांव की रहने वाली रूबी कुमारी तो पटना से कोलकाता तक इलाज करा थक चुकी थी। तमाम दवाओं और निरंतर जारी डायलिसिस के बीच उन्हें अपनी जिंदगी अपनी ही नजरों के सामने हर पल फिसलती दिखाई दे रही थी। दरअसल जनवरी 2013 में पेट के दोनों हिस्सों में दर्द और तेज बुखार की शिकायत को लेकर रूबी ने स्थानीय डॉक्टरों से संपर्क किया और उपचार शुरू किया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता लगा कि दाहिने तरफ की किडनी में बड़े आकार के कुछ स्टोन हैं, साथ ही साथ बाएं तरफ की किडनी में भी छोटे छोटे आकार के कई पत्थर मौजूद हैं जो असहनीय दर्द की मुख्य वजह है। अपने पति अरविंद और गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ बेहतर चिकित्सा के इरादे से रूबी पटना पहुंची और स्टोन के इलाज के लिए प्रसिद्ध एक अस्पताल में हुई पूरी जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी गई। 2 महीने का गर्भ होने के कारण रूबी और उसके परिजन ऑपरेशन को तैयार नहीं हुए और वापस अपने गांव लौट गए। गांव पहुंचकर रूबी कुमारी ने एक स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लिया और लगातार जारी असहनीय पीड़ा के बीच दवाओं का सेवन करती रही। करीब 7 महीने तक चली मीठी दवाओं ने रूबी और उसके परिजनों को काफी निराश किया और इस बीच 5 सितंबर 2013 को रूबी कुमारी ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म दिया। लंबे वक्त से दर्द बर्दाश्त कर रही रूबी की हालत अब काफी बिगड़ चुकी थी। ऐसे में चढ़ते उतरते बुखार और दर्द के साथ लगातार हो रही उल्टी के बीच अरविंद अपनी पत्नी को साथ लेकर PGI कोलकाता पहुंचे। PGI में संबंधित सभी प्रकार की हुई जांच की रिपोर्ट मिलने पर अरविंद को पता लगा कि उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर रूबी की डायलिसिस शुरू की गई। 2 डायलिसिस होने के उपरांत अरविंद ने बेहतर चिकित्सा की उम्मीद के साथ कोलकाता के मुकुंदपुर स्थित मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अपनी पत्नी को एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर DK पहाड़िया के इलाज में रूबी रही। दर्द और उल्टी के साथ भूख में लगातार होती कमी के बीच इस आधुनिक अस्पताल में पुनः कई प्रकार की जांच कराई गई, जिसमें पता लगा कि दोनों किडनी के अलावा यूरेटर में भी स्टोन है। सर्जरी के दौरान किडनी के पूरी तरह से खराब हो जाने की भी आशंका थी।
ऐसे में इसी अस्पताल में रूबी को सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस दी जाने लगी। रूबी कुमारी बताती हैं कि उन दिनों में लगातार चल रही डायलिसिस के वक्त भी तेज दर्द को वो बर्दाश्त करती रहीं, क्योंकि किडनी में पत्थर अपनी जगह पर मौजूद था। बेहद महंगे इलाज और परेशानियों से जूझ रहे अरविंद को एक ओर पैसों की चिंता सता रही थी, तो दूसरी ओर बीमारी से जूझ रही अपनी पत्नी के जिंदगी की। ऐसे में अरविंद को अस्पताल द्वारा मिली एक रिपोर्ट ने और परेशान कर दिया। 23 दिसंबर 2013 को अस्पताल द्वारा अरविंद को अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि किडनी के इस इलाज की सीमा यही समाप्त होती है। साथ ही साथ इसी तारीख को जारी एक अन्य रिपोर्ट में रूबी को किडनी प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट की भी सलाह दी गई। हताश निराश अरविंद और रूबी ने कोलकाता से पटना का रुख किया और दानापुर के सगुना मोड़ स्थित हाईटेक इमरजेंसी हॉस्पिटल में दर्द और किडनी में स्टोन के बीच डायलिसिस को पुनः आगे बढ़ाया और सप्ताह में 2 बार रूबी डायलिसिस से गुजरती रही। इस बीच जनवरी 2014 में किसी छात्र ने रूबी के ससुर और अरविंद के पिता शशि भूषण को पटना में होम्योपैथिक के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पीके ज्ञान के बारे में बताया। अरवल के उमैराबाद स्थित ITI में शिक्षक शशि भूषण ने बगैर समय गंवाए अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ 19 जनवरी 2014 को डॉक्टर पीके ज्ञान से संपर्क किया। यही वो दिन था जब एक ओर डॉक्टर ज्ञान की दवा शुरू हुई तो दूसरी ओर इसी दिन रूबी की आखिरी बार डायलिसिस भी हुई। निरंतर चलती दवाओं ने महज 15 दिनों में ही अपना शुरुआती असर दिखाया और दर्द, उल्टी, बुखार में आई कमी के अलावा भूख भी तेजी से बढ़ने लगी। इस अवधि में लगातार आ रही जांच रिपोर्ट रूबी और उसके परिजनों के लिए किसी वरदान से कम न था। बदलते वक्त के साथ अब काफी कुछ बदल चुका था। दोनों किडनी में मौजूद पत्थर पूरी तरह से गल चुके थे और सभी रिपोर्ट्स भी अब सामान्य थे। मेरा किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, जाड़ा दे के फीवर आता था प्लस पेन, दोनों अल्टरनेट किडनी में दर्द होने लगा। फिर मैंने गांव से इलाज कराई, फिर उसके बाद मैंने पटना आई। फिर वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि किडनी में स्टोन बड़े बड़े हो चुके थे। फिर मैंने PGI कोलकाता में गए, वहाँ भी इलाज हुआ तो वहाँ पे डॉक्टर ने डायलिसिस देना स्टार्ट कर दिए। फिर वहाँ से फिर हमको भी इलाज संभव नहीं हुआ तो हमें मेडिका हॉस्पिटल में ले गया। किडनी वाला जो भी प्रॉब्लम था वो सारी टेस्ट वगैरह सब हुआ। फिर उसके बाद वहाँ भी बोला डॉक्टर ने कि इनका किडनी खराब हो चुका है स्टोन के वजह से, अब ये डायलिसिस पर ही जी सकती है। फिर वहाँ से वापस हम पटना आ गए। पटना हमको हाईटेक में डायलिसिस होने लगा। फिर उसके बाद हमको पीके ज्ञान हेम्योपैथिक के जो डॉक्टर हैं वो हमको मिले। हमने यहाँ ट्रीटमेंट हेम्योपैथिक में शुरू किया। फिर 19 जनवरी 2014 को ये स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद से हमको हेम्योपैथिक दवाई से बहुत फ़ायदा हुआ। फीवर भी कम हो गया, भूख भी लगने लगी, उल्टी भी कम हो गया और वजन भी बहुत बढ़ गया। इसके बाद डायलिसिस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा हमें। फिर हमने जो मेरा हाथ में फिस्टूला लगा हुआ था वो फिस्टूला भी रिमूव हो गया। अब मैं पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, जो हमने यह सच होते हुए देखा है। अगर शायद हमारे जीवन में पीके ज्ञान या फिर हेम्योपैथिक जैसी दवा नहीं होती तो शायद मेरा जीना संभव नहीं हो सकता था। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित बिहार के औरंगाबाद जिले के मोहद्दीपुर गांव के निवासी ये हैं चितरंजन कुमार। सिर में तेज दर्द और आंखों की लगातार घटती रोशनी की शिकायत के बाद अक्टूबर 2012 में इन्हें पटना के IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट किया गया, जहां 10 दिनों तक ये चिकित्सकों के इलाज में रहे। जांच के क्रम में यह बात सामने आई
कि चितरंजन को ब्रेन ट्यूमर है और ट्यूमर का आकार भी काफी बड़ा हो चुका है। सर्जरी की बात सामने आने पर चितरंजन के रिश्ते में भाई और बिहार पुलिस में कांस्टेबल रोशन कुमार ने डॉक्टर पीके ज्ञान से संपर्क साधा और अस्पताल से अपने भाई को डिस्चार्ज करवा डॉक्टर ज्ञान से इलाज शुरू करवाया। कुछ ही महीनों में दवा ने अपना काम शुरू किया और करीब 3 साल तक चले इस इलाज के बाद मई 2015 में आई जांच रिपोर्ट ने परिजनों को अचंभित कर दिया, यानी चितरंजन अब पूरी तरह से स्वस्थ है। हम बीमार थे तो मेरा कोई पता नहीं था। मेरे माता पिताजी इंदिरा गांधी यूनिट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जबकि मेरा वहाँ से सुधार न हुआ तो डॉक्टर पीके ज्ञान के पास आए। आँख से हमको दिखाई नहीं देता था और चलने फिरने में भी बहुत दर्द, असमर्थ थे, मानिए कि मरले बराबर थे, बेड पर पड़े रहते थे। मेरा माँ बाप ने संख्या कराने के लिए और पर पेशाब कराने के लिए जाते थे, अन्न मिलने के लिए नाक द्वारा से खाना खाते थे। जब यहाँ से मेरा दवाई चला तो बहुत सुधार हो चुका, कि ठीक हो गया। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं बिहार पुलिस में पदस्थापित हूँ। चितरंजन कुमार मेरा भाई है, जो औरंगाबाद जिला के हंसपुरा थाना में पीरू महादीपुर घर पड़ता है। वो एक उसको बुखार लगा, उसके बाद में अरवल ला के भर्ती कराया गया सदर हॉस्पिटल में। सीटी स्कैन कराया तो बेहोशी हालत में था, जो 7 या 8 दिन तक वो रखे थे IGMS में। उसमें जब जांच रिपोर्ट में आया कि इसको ब्रेन ट्यूमर है, और ब्रेन ट्यूमर में जब फिर MRI कराया गया तो 9.5 सेंटीमीटर ब्रेन ट्यूमर आया माइंड में। जो डॉक्टर के बताए हुए वो बता रहे थे कि इनको सिर में जो है से 3 भाग में जख्म हो चुका है, 1 भाग बच रहा है, इसलिए हम इनको इलाज यहाँ करना संभव नहीं है। इसलिए आप या तो हमरे के यहाँ से दूसरी जगह ले जाइए, नहीं तो हम एम्स से रेफर कर देते हैं, आपको ले जाइए। तो उसके बाद हम पीके ज्ञान डॉक्टर साहब के पास संपर्क किया और लाए भर्ती कराए। यहाँ 4-5 दिन में सुधार होने लगा था, फिर 4-5 दिन के बाद बेहोशी टूट गया और फिर इलाज करते रहे, जो अभी तक 4 बरस है। उसके बाद फिर बीमार नहीं पड़ा, अभी तक ठीक ठाक है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में होम्योपैथिक चिकित्सा के महत्व पर बोलते हुए कहा था कि अगर हमें तनाव मुक्त जीवन चाहिए तो जो चीज हमें विरासत में मिली है उसे लोगों तक पहुंचाना होगा। होलिस्टिक हेल्थ केयर पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी होम्योपैथी की ओर जा रहे हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मूड बना है। स्ट्रेस युक्त लाइफ में से स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर जाने के लिए एक मूड बना है। और दुनिया को सही चीज कैसे मिले, अगर हमारे पास विरासत है तो उसको कैसे दिया जा सके, उस दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं तो हम अपना तो कल्याण कर ही सकते हैं, लेकिन औरों का भी कर सकते हैं। होम्योपैथी को काफी आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब हम छात्र जीवन में थे तो जो हैनीमैन साहब की ऑर्गेनल है उसमें ये बतलाई गई है कि जब बीमारियां काफ़ी बढ़ चुकी होती है, क्रोनिसिटी में चली जाती है, जहाँ पे कि अन्य चिकित्सा पद्धति ओल्ड मेडिकल स्कूल जो अभी तथाकथित एलोपैथ चिकित्सा पद्धति जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ सर्जरी करते हैं। वो पेशेंट को किसी भी बीमारी को क्योर करने में सक्षम नहीं है। इवन कि एक माइग्रेन के पेशेंट को ठीक नहीं करते, कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं करते। और ऑर्गेनल में बतलाई गई है कि किसी भी प्रकार की जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उसको होम्योपैथी से ठीक की जा सकती है। लेकिन जब हम मार्केट में देखते थे कि होम्योपैथी चिकित्सकों के यहाँ रोगी कैसे हैं, तो सर्दी खांसी के हैं, घाव फुंसी के हैं, तो क्या हैनीमैन साहब क्रॉनिक बीमारी को ठीक करने की बात करते हैं और होम्योपैथ चिकित्सक सिर्फ एक्यूट डिजीज को ठीक करते हैं? तो इस उधेड़ गुण में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी और हिंदुस्तान के लगभग अच्छे शहरों में जितने भी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक हैं, लगभग उन लोगों के यहाँ जाकर के मैंने देखा कि होम्योपैथी चिकित्सा में होती क्या है और लोग होम्योपैथी करते कैसे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनका कि एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, किडनी फेल का केस। तो बहुत सारे पेशेंट एलोपैथ में ही दौड़ रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई भला नहीं हो रहा है।
फिर उसके बाद डायलिसिस उस समय पटना में भी नहीं होती थी, लोग बाहर जाकर डायलिसिस करवाते थे। फिर पटने में भी डायलिसिस शुरू हो। लेकिन डायलिसिस कोई निदान नहीं है कि रोगी को किडनी ठीक नहीं करती है। इवन कि जब ट्रांसप्लांट की जाती है किडनी, तो उससे भी रोगी को ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ के लिए वो एक ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो फ्री हो गया, उनको भी बार बार ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो हमें हमेशा हैनीमैन की वह बातें याद होती थी और इन्हें की वह बात है कि हम कैसे उस रोगी को बचाएं। उसके लिए हमने बहुत सारी अध्ययन की और फिर उस पर देखा कि उसमें होता क्या है। देश के जितने भी प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञान के एलोपैथिक साइंस के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लगभग आज के तिथि में हमारे यहाँ लगभग बड़े इंस्टीट्यूट का रोगी अपना इलाज करा रहे हैं, जो वहाँ से निराश होकर के लौटे हैं। मैं समझता हूँ कि यही हैनीमैन की कृति है। उन्होंने कहा था कि जब एलोपैथ थक जाएगी, जहाँ एलोपैथ में या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोगी का कोई उपाय नहीं होगा, कोई इलाज नहीं होगा, वहाँ होम्योपैथी उन असहाय पीड़ित लोगों के लिए होम्योपैथी खड़ी रहेगी। आज होम्योपैथी वास्तव में वैसे लोगों की सेवा करने में सक्षम हुई है। बहरहाल होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक सर सैमुअल हैनीमैन के विचारों और उनके सपनों को साकार करने के साथ साथ स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की राह पर कदम बढ़ाते इस शख्स ने हमारे सामने जो उदाहरण पेश किए हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं।